अस्सलाम वालेकुम बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ हमने एमसीक्यूज देख ली थी कि इसकी हाइट, इसकी मैक्सिमम रेंज और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट ये कितना कुछ लेता है। उनसे मुताल्लिक़ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हमारी एमसीक्यूज आ चुकी थी उनको हम डिस्कस कर चुके थे। कुछ उससे मज़ीद जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज आती हैं उनको दोबारा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ ऑलवेज। पीएमसी के टेस्ट के अंदर ये एमसीक्यूज आपकी आई हुई है बेटा कि एक प्रोजेक्टाइल के जो मोशन है अर्थ के ऊपर वो हमेशा किस तरह की रहती है। तो बेटा जितने भी प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल किए जाते हैं अर्थ के ऊपर, चूँकि ये अंडर द ग्रेविटी आ रहे होते हैं तो इसके लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पैराबोलिक इनका पाथ होता है, पैराबोला बनाते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है, द रॉकेट यूज थ्रस्ट फोर्स विच प्रोड्यूसेस। पीएमसी के एमसीक्यूज है बेटा कि एक रॉकेट जो थ्रस्ट फोर्स यूज़ करता है ये असल में प्रोड्यूस क्या करती है। ए ऑप्शन है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, बी ऑप्शन है वेरिएबल एक्सेलेरेशन, सी ऑप्शन है कांस्टेंट वेलोसिटी, डी ऑप्शन है लीनियरली वेरिंग वेलोसिटी। तो बेटा हमेशा हर लम्हा चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्पीड के अंदर तब्दीली आ रही होती है तो ये वेरिएबल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करता है। थर्ड एमसीक्यूज है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ नॉट डिपेंड ऑन द पार्टिकल। पीएमसी के टेस्ट के अंदर आपकी एमसीक्यूज आई हुई है कि किसी भी जिस्म की जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये कभी डिपेंड नहीं करती, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लॉन्च एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती या एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो बेटा जो भी हमने मोशन के दौरान चाहे हाइट का रिलेशन पढ़ा, चाहे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन पढ़ा, चाहे हमने रेंज या मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट की, उसके अंदर एक बात तो सामने आई कि मास कहीं इन्वॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कभी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज है, a projectile is launched with the vertical kinetic energy at an angle theta, then its variation with the vertical displacement y is। पीएमसी के टेस्ट के अंदर आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है। सवाल वो हमसे कर रहा है बेटा कि एक प्रोजेक्टाइल को जब लॉन्च किया गया तो उसकी जो वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी है वो एक एंगल थीटा के ऊपर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वेरी करती है। तो इनका ताल्लुक किस तरह से होगा बेटा। ए ऑप्शन है पैराबोलिक होंगे एक दूसरे के साथ, बी ऑप्शन है पीरियाडिक होंगे, सी ऑप्शन है हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी बनाएंगे, डी ऑप्शन है लीनियर होंगे। तो किस तरह का ये रिलेशन बनाएंगे बेटा, पीरियाडिक हमेशा। ठीक है बेटा, उसकी वजह देखें काइनेटिक एनर्जी को, अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेशन को देखा जाए तो इस तरह की ट्रैजेक्टरी होती है एक प्रोजेक्टाइल की, हियर इज। ठीक है बेटा, अब बात को गौर से सुनें। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी के साथ जब एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है, बदले में इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है। ठीक है बेटा, जबकि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाता है। एक ख़ास पीरियड के बाद इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी इसकी मिनिमम हो जाती है। फिर एक ख़ास पीरियड के बाद क्या होगा, दोबारा से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जबकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाएगा। तो पीरियाडिक वे से इनके दरमियान में ताल्लुक सामने आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। फिफ्थ एमसीक्यूज है, प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल देन इट्स ट्रैजेक्टरी इज। एक प्रोजेक्टाइल को अगर 90 के एंगल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल के लिहाज से लॉन्च किया जाए तो उसका पाथ किस तरह से होगा। ये रस बेटा, अगर इसी डायग्राम के ऊपर यहाँ एक प्रोजेक्टाइल को ये देखें, ये 90 का ज़ाविया बनाएगा, इस तरह से लॉन्च किया जाए तो यहाँ पर जो एक प्रोजेक्टाइल है इसके अगर पाथ को ऑब्जर्व करें तो ये लीनियर है बेटा आपके पास। डी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। ठीक है बेटा, सिक्स्थ एमसीक्यूज है बेटा, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इनटू टू सेम वर्टिकल प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द डिफरेंट स्पीड्स एंड एट डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल, द पाथ फॉलोड बाय वन एज सीन बाय द अदर इज। कि दो पार्टिकल्स हैं जिनको बैक वक्त एक ही पॉइंट से सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन इनकी स्पीड और इनके एंगल्स डिफरेंट है। अब इनका क्या कुछ पाथ होगा,
एक के लिहाज से अगर दूसरे का पाथ देखना चाहेंगे या दूसरे के लिहाज से पहले का पाथ देखना चाहेंगे तो वो किस तरह का होगा। वर्टिकल लाइन होगी, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, स्ट्रेट लाइन मेकिंग अ कांस्टेंट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, किस तरह का इनका पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री किस तरह की बनेगी, वो हमने बताना है बेटा। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ, पहला पार्टिकल θ1 एंगल बना रहा है जबकि दूसरा पार्टिकल θ2 एंगल बना रहा है, जबकि वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट है। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर u1 कंसीडर कर लिया जाए और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी को u2 कंसीडर कर लिया जाए तो यहाँ जब भी इनके हम इस वेलोसिटीज़ को रिजॉल्व करते हैं तो वेलोसिटीज़ के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो पहले पार्टिकल के लिए अगर वेलोसिटी का सम लिखना चाहेंगे, मैं इसे v1 लिख देता हूँ, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u1 cos θ1, ठीक है, पहले पार्टिकल के लिए। और इसके साथ चूंकि ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आई हैट लिख देंगे, प्लस यहाँ पर u1 sin θ1 ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है बेटा, माइनस GT। जाहिर सी बात है एक फैक्टर और भी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, वो एक्ट कर रहा होता है बॉडी के ऊपर, तो इसके साथ J हैट लगाएंगे। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी को लिखना चाहेंगे तो ये आपके पास बनेगी u2 cos θ2 इंटू आई हैट प्लस u2 sin θ2 माइनस GT और इसके साथ हमने लिखना है J2, ठीक है बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी अगर उसे v12 से ज़ाहिर कर दिया जाए, हमेशा याद रखिएगा ये v1 माइनस v2 के बराबर होगी। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो रिलेशन हमारे पास ये बनेगा u1 cos θ1, ठीक है बेटा, माइनस u2 cos θ2, ठीक है, और इधर से माइनस u1 sin θ1 प्लस यहाँ पर लिख लेंगे u2 sin θ2, और जो g का फैक्टर है ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसकी वजह जब यहाँ से माइनस के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का GT और माइनस का GT ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इसकी वेलोसिटी को गौर करें, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब हमारे पास इसका जो पाथ होगा वो किस तरह का होगा। जाहिर सी बात है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसके ग्राफ के अंदर जो रिलेशन हमारे पास आएगा वो हमेशा लीनियर रहेगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। 7th MCQs है, अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी vi, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट इज। एक फुटबॉल को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर vi वेलोसिटी के साथ किक किया गया है, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होगी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बेटा। जब भी किसी जिस्म को एक वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो हो जाती है। ये बॉल कभी भी एक पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट नहीं करेगी, बल्कि इसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसे फेंका गया है तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है बेटा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 8th MCQs है, द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़। तो बेटा एक प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया जाता है तो मैक्सिमम हाइट तक उसे रीच करने के लिए जो टाइम फ़र्ज़ कर लें, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अगर इसे टी मैक्स लिख दें, एम से एज अ सब्सक्रिप्ट मैक्सिमम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर यही प्रोजेक्टाइल दोबारा से ज़मीन पर तो आएगा। टाइम टू रीच बैक टू अर्थ ये बराबर होगा TM के। अब टोटल टाइम कितना बनेगा बेटा, टोटल टाइम दोनों का सम बनेगा 2TM, मैक्सिमम टाइम का दुगना हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 9th MCQs, टू balls आर प्रोजेक्टेड एट द एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा to the horizontal with the same speed, the ratio of their maximum vertical heights is। दो बॉल हैं जिनको एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के ऊपर हॉरिजॉन्टल के साथ एक ही स्पीड के साथ फेंका गया है, थ्रो किया गया है। अब इनकी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स के दरमियान में रेशो क्या कुछ होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है बेटा।
तो फार्मूला हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल का h बराबर होता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। फर्स्ट वन, चूँकि पार्टिकल या फर्स्ट बॉल को थीटा एंगल के ऊपर थ्रो किया गया था तो आप इसे थीटा ही लिखें। सेकंड बॉल के लिए आप इसे h2 लिखें और वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर अब हमने 90 माइनस थीटा पुट करना है जो एंगल उसने हमें बताया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2g। h2 बराबर होगा हमारे पास, यहाँ से देखें, साइन 90 माइनस थीटा, ये बराबर होता है cos थीटा के। तो वी आई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब इन दोनों के दरमियान में रेशोस h1 डिवाइडेड बाई h2 अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो रेशो बनाएंगे। यहाँ से देखें बेटा, मैं बराह रास्त आपको बता देता हूँ, ये वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g ये अब h1 के लिए मौजूद होगा, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g ये h2 के लिए मौजूद होगा। दोनों सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, जब इनको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फैक्टर सिर्फ रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का, जो कि बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाई 1 आएगा। अब इनके दरमियान में जो रेशोज़ होंगी वो tan स्क्वायर थीटा रेशो 1D ऑप्शन करेक्ट होगा। 10th MCQ, इफ़ R and H represents horizontal range and the maximum height of the projectile then the angle of the projection with the horizontal is। अगर R और H से एक प्रोजेक्टाइल की रेंज और हाइट को ज़ाहिर कर दिया जाए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना है बेटा। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला बेटा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, जबकि वहीं रेंज का जो फार्मूला होता है ये वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g के। h ओवर r वैल्यूज़ को बेटा रिप्लेस करें, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और जब इसको डिवाइड करेंगे वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा को, इसका फार्मूला इसे ओपन कर दें 2 साइन थीटा और cos थीटा लिखा जाता है डिवाइडेड बाई g। वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, इसे रहने दें। इसके बाद बाकी जो टर्म्स हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा एक साइन थीटा से, यहाँ से एक साइन थीटा और भी कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी h ओवर r बराबर होगा बेटा tan थीटा डिवाइडेड बाई 4 के। 2 का फैक्टर एक ये मौजूद है, 2 का फैक्टर ये है, इसीलिए 4 लिखा जाएगा। साइन थीटा ओवर cos थीटा को tan थीटा आप लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, tan थीटा बराबर होगा 4h डिवाइडेड बाई r। थीटा फाइंड करना चाहेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 4h डिवाइडेड बाई r। तो हाइट और रेंज के दरमियान में जो रिलेशन पाया जाएगा वो tan इनवर्स ऑफ 4h डिवाइडेड बाई r, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। 11th MCQ है, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डीलिंग विद द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोजेक्टाइल शोज एन इंक्रीज। जब एयर रेजिस्टेंस को अगर अकाउंट कर लिया जाए प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान तो उस वक्त कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इंक्रीज करती हैं, ये बताना है हमने बेटा। तो बेटा जब एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट आउट किया जाता है तो उस वक्त एक प्रोजेक्टाइल के जहन में रखिएगा बेटा, रेंज और मैक्सिमम हाइट बेटा एक जैसी रहती हैं। स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी डिक्रीज़ होती है, जबकि वहीं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसका इंक्रीज़ कर जाता है। तो उसने सवाल हमसे किया था कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ कर जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है, तो डी ऑप्शन है बेटा, एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड, वो एंगल बढ़ जाता है। 12th MCQs है, 2 projectiles are fired from the same point with the same speed at the angle of 60 degree and 30 degree respectively, which one of the following is true। 2 प्रोजेक्टाइल्स हैं जिनको एक जैसे स्पीड के साथ 60 और 30 के एंगल के ऊपर हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट किया गया है। अब इन 2 प्रोजेक्टाइल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? ए ऑप्शन है देयर रेंज विल बी सेम, बी ऑप्शन है मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, सी ऑप्शन है देयर वेलोसिटीज एट द हाईएस्ट पॉइंट्स आर सेम, डी ऑप्शन है द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम। तो हमेशा याद रखिए कि बेटा टॉपिक को पढ़ते हुए मैंने आपको एक बताया था कि 2 कंकरेंट एंगल्स के लिए
दो एंगल्स जिनका मजमूआ 90 बन जाए तो उन एंगल्स के ऊपर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल सेम होती है। जी हम ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं, मैं दोबारा इसको कैलकुलेट नहीं करा रहा, आप इसको जाकर डिटेल के अंदर लेक्चर प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो प्रोवाइडेड हैं उनको आप देख सकते हैं। तो इनके ऊपर रेंज हमेशा सेम रहेगी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 13 MCQs है। द गलीलियो राइट्स दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द एंगल्स 45 degree minus theta and the 45 degree plus theta, the horizontal range described by the projectile are in ratio of if theta is less or equal to 45 degree। दो एंगल्स के ऊपर हमने प्रोजेक्टाइल की रेंज को बताना है और इनके दरमियान में रेशो क्या कुछ होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये MCQs भी ऑलरेडी मैं आपको बेटा करा चुका हूँ, मैं दोबारा इसकी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। ये क्वेश्चन वो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर एक जैसा इंक्रीज़ 45 के ज़ावे के अंदर एक जैसा इंक्रीज़ कर दिया जाए और एक जैसा डिक्रीज़ कर दिया जाए, तो एक जैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए अब जो एंगल्स बनेंगे उन एंगल्स के ऊपर रेशोज़ बराबर होंगे और इनके दरमियान में अगर रेशो को देखना चाहेंगे वो रेशो हमेशा याद रखिएगा बेटा 1:1 की होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर फार्मूला आपको लिख देता हूँ। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला बेटा होता है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। R1 के लिए आप थीटा यहाँ पर कंसिडर कर लें, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा। एक ये वैल्यू आप कंसिडर कर लें R1 के लिए और यहाँ पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास R1 आ जाएगी। इसी तरह से दूसरा आपने थीटा 45 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पर कंसिडर कर लेना है जो R2 के लिए आप कंसिडर करेंगे। दोनों रेंज आपके पास बराबर आएंगे तो इसके रेशोज जो होंगी वो 1:1 होंगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 MCQs है। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर फी सेकंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल इज। बेटा हमने वो टाइम बताना है जब ये बॉल ज़मीन पर आती है, इसको जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसकी इब्तदाई जो वेलोसिटी होती है 30 मीटर फी सेकंड होती है और जो एंगल होता है वो 30 डिग्री बनाती है या हॉरिजॉन्टल के साथ। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला T बराबर होता है 2VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय G के। टाइम वो कैलकुलेट करना चाहेंगे 2VI इसने बता दिया 30, साइन एंगल कितना है 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय G 9.8। T बराबर होगा हमारे पास, अगर इसे 10 कंसीडर कर लिया जाए यहाँ पर, तो अगर 10 कंसीडर कर लेते हैं तो ये 33 यहाँ से होगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब ये 3 सेकंड के बराबर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 15 MCQs है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर release a bomb at the height of 490 meter from the ground. If G is equal to 9.8 meter fee second square, it will strike the ground. एक एरोप्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर फ्लाई करता हुआ एक बॉम्ब को 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ रिलीज़ करता है 490 मीटर की हाइट से। जी की वैल्यू ये है तो हमने उसका फासला बताना है बेटा कि ये कितने फासले के बाद ज़मीन के साथ आके टकराएगा। तो एक टाइम का फार्मूला बेटा, जब एक स्पेसिफिक हाइट से किसी एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा था और इनिशियल स्पीड के साथ, तो ये बराबर होता है 2h डिवाइडेड बाय j और इसका अंडर रूट 2। हाइट यहाँ पर इसने बताई हुई है 490 मीटर डिवाइडेड बाय g 10 इसने बताई हुई है अंडर रूट। जब t को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे बेटा ये आएगा 10 सेकेंड। हम फार्मूला जानते हैं s बराबर होता है vt के, डिस्टेंस का फार्मूला s इज इक्वल टू, यहाँ पर v ये देखें 360 किलोमीटर पर आवर, 360 ये हो गया किलोमीटर पर आवर। टाइम का फैक्टर कितना कुछ है, टाइम है 10। अब इसको किलोमीटर पर आवर से हमने आवर्स के अंदर बदलना है तो 3600 पर तकसीम भी कर देना है हमने। तो यहाँ से s बराबर होगा बेटा 1 किलोमीटर के, ठीक है बेटा। एक आवर्स यहाँ से मौजूद होंगे, आवर से आवर की ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी जब आप इसको एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट कर दें 360 से
360 को कैंसिल कर देंगे तो 1 किलोमीटर बाकी रहेगा। तो S बराबर है 1 किलोमीटर के, सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 MCQs है। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर विद द सेम स्पीड, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। एक क्रिकेटर है जो कि एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ एक बॉल को थ्रो करता है 10 मीटर तक। अगर उसकी सेम स्पीड हो तो ये कितनी ऊंचाई तक इसी ही बॉल को थ्रो कर सकेगा, वो हमने ऊंचाई बतानी है बेटा। तो बेटा मैक्सिमम रेंज फार्मूला हमारे पास VI² डिवाइडेड बाई G। अब मैक्सिमम रेंज उसने हमें बता दी थी 10 मीटर के बराबर है, तो इसका मतलब VI² डिवाइडेड बाई G ये 10 मीटर के बराबर होगा। पहली बात तो ये हमें मिल गई, VF² माइनस VI² इज इक्वल टू 2AS। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, VF 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, इसे फैक्टर को कैंसल आउट कर दें, माइनस VI² इज इक्वल टू 2, ए की जगह पर माइनस G लिखना है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव के अंदर S हमने चूँकि फाइंड करना है तो इसे H वो हाइड कर देते हैं, माइनस का फैक्टर माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा। VI² डिवाइडेड बाई 2G इज इक्वल टू H का रिलेशन यहाँ से कैलकुलेट होगा। VI² डिवाइडेड बाई J हम ऑलरेडी ये रिलेशन बना चुके हैं, ये किस चीज़ के बराबर है, 10 के बराबर है। इसकी वैल्यू को पुट करें, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू H होगा, तो H बराबर होगा हमारे पास 5 मीटर के। ऑप्शन है बेटा A। 17 MCQs है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। एक प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या कुछ होगा बेटा, ये हमने बताना है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं बेटा, अब भी दोबारा ये PMC के अंदर आपकी MCQs आई हुई है, इसे आपने नोट रखना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक प्रोजेक्टाइल का हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है बेटा। उसकी वजह क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, वक्त चाहे जो भी बदलता रहे, एक ही एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो ये थी बेटा हमारी MCQs कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो अब 12 आई हुई हैं प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। ये दूसरा इसका पार्ट था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।